हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल ताज के दावेदार का 6वां भाग। पिंडली में लिपटी जंजीर ने जब मोना चौधरी को नीचे खींचा तो वह हड़बड़ा उठी। वह समझ नहीं पाई कि क्या हो गया है। जंजीर जहां पहुंची वहां तीव्र प्रकाश फैला हुआ था। वो उल्टी नीचे लटक रही थी। जब देखने के काबिल हुई तो भय से भरी झुरझुरी सी बदन में दौड़ती चली गई। उसने खुद को तालाब के ऊपर लटकते पाया और वो तालाब मगरमच्छों से भरा पड़ा था। लंबे सेहत वाले खतरनाक मगरमच्छ थे जिनके नुकीले दांत चमक रहे थे। यूं तो वो सब आराम से तालाब में और तालाब के बाहर आराम से पड़े थे, परंतु उसके नीचे लटकते ही तालाब में हलचल पैदा हो गई। उनके पानी में तैरने की आवाज़ें आने लगीं। कई मगरों ने अपने मुंह खोल दिए। मोना चौधरी की पिंडी पर जंजीर लिपटी थी और उल्टी नीचे लटकी थी। उसकी एक टांग और दोनों हाथ आज़ाद थे। तालाब के पानी से वो सिर्फ 4 फीट ऊपर थी। तभी एक मगरमच्छ पूरा मुंह खोले पानी से ऊपर की तरफ उछला, लेकिन अपने भारी शरीर की वजह से वो 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं उछल सका। जबकि मोना चौधरी को उस वक्त लगा था कि उसका सिर वो अपने मुंह में ले लेगा। मगरमच्छ वापस पानी में जा गिरा। इसके साथ ही कई मगरमच्छ उसके सिर के नीचे पानी में इकट्ठे होने लगे। मोना चौधरी को अपनी दर्दनाक मौत स्पष्ट नजर आ रही थी। वो जानती थी कि आखिरकार जीत मगरमच्छों की ही होनी थी। कब तक वो इस तरह लटके बची रह सकती है। कोई ना कोई मगरमच्छ उसके सिर को अपने मुंह में दबाकर चबा जाएगा। मोना चौधरी अपने बचाव का रास्ता सोच ही रही थी कि बदन में ठंडी सिरहन दौड़ गई। उसे स्पष्ट तौर पर महसूस हुआ कि पिंडली में लिपटी जंजीर के बल खुलने शुरू हो गए। यानी कि जंजीर खुलते ही वो सीधे मगरमच्छों की गोद में जा गिरेगी और मगरमच्छ मिनट भर में उसे ही चीर फाड़ देंगे। मोना चौधरी हड़बड़ा कर जल्दी से बचने का रास्ता सोचने लगी। अगले ही पल वह जंजीर से ही धीरे धीरे झूलने लगी। तालाब बहुत ज़्यादा गोलाई लिए हुए था। कूद कर तालाब के किनारे भी नहीं पहुंचा जा सकता था। अगर किनारे पर उतरा भी जाए तो ज़्यादा देर बचा नहीं जा सकता, क्योंकि तालाब के आसपास दीवारें उठी हुई थी। कहीं कोई दरवाज़ा नहीं था, यानी कि वहाँ से बाहर भी ना जाया जा सकता था। देर सवेर में मगरमच्छों ने उसे चबा जाना था। जंजीर पर झूलना तेज़ हो गया था। पिंडली से हटती जंजीर भी धीरे धीरे खुल रही थी। एकाएक मोना चौधरी ने अपने शरीर को झटका दिया। झूलता हुआ उसका शरीर तेजी से ऊपर की तरफ उठा और दोनों हाथ जंजीर पर जा टिके। अब वो मगरमच्छ की पहुंच से दूर हो चुकी थी। उसने जंजीर को ऊपर से थाम लिया था। पिंडली पर लिपटी जंजीर धीरे धीरे खुलती जा रही थी और एक वक्त ऐसा भी आया कि पिंडली से जंजीर हटकर लटकने लगी और मोना चौधरी जंजीर थामे लटकी हुई थी। उसके लटकने की जगह से भी लटकती जंजीर नीचे तक जा रही थी। मोना चौधरी ने गर्दन आगे करके नीचे देखा। नीचे इकट्ठे होकर मगरमच्छ ऊपर को देखते अभी भी उसके नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। मोना चौधरी ने वहां से निगाहें हटाई और होठ पीछे आसपास देखा। वह किसी बड़े से कुएं जैसी जगह में लटक रही थी। करीब 100 फीट का घेरा होगा उस जगह का। हर तरफ उठी उठी दीवारें थी। उसने सिर उठाकर ऊपर की तरफ देखा। काफ़ी ऊंचे जहां से जंजीर लटक रही थी वहां छत जैसी जगह थी, यानी कि कहीं से भी बाहर नहीं निकला जा सकता। दाएं बाएं और ऊपर सब तरफ से रास्ते बंद थे। सिर्फ एक रास्ता बचा था, मौत का रास्ता, जो कि जंजीर छोड़ते ही मिल जाना था। सीधे नीचे और फिर भूख से लपलपाते मगरमच्छों के पेट में। बचने के लिए ज़रूरी था कि जंजीर को सख्ती से दोनों हाथों से पकड़े रहना। लेकिन कब तक? कब तक वो पकड़े रह सकेगी जंजीर को? कितनी देर लटकी रह सकेगी? अगर कोई रास्ता ना मिला तो एक वक्त अवश्य ऐसा आएगा जब उसके हाथ जंजीर से छूट जाएंगे और वह तालाब में मौजूद मगरमच्छों के ऊपर जा गिरेगी। यानी कि कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा बचने का, वरना उसे मौत से कोई नहीं बचा सकता। बचने के लिए मोना चौधरी की बेचैन निगाह हर तरफ फिरने लगी। मोना चौधरी को नहीं मालूम हो सका कि दोनों हाथों से जंजीर थामे वो कब से लटकी हुई है, लेकिन इतना अंदाज़ा तो हो ही चुका था कि इस तरह लटके उसे 1 डेढ़ दिन बीत चुका है। उसके हाथ और उंगलियां सुन्न सी हो रही थीं। हाथों में जगह जगह छाले पड़ गए थे। जंजीर पर लिपटी उंगलियों की गिरफ्त पसीने और छालों की वजह से कभी कभी ढीली होने लगती। ऐसे में मोना चौधरी सतर्क हो जाती और सारा दुख दर्द भूलकर जंजीर को कसकर थाम लेती, क्योंकि नीचे मौत उसका इंतजार कर रही थी। तालाब में मौजूद मगरमच्छ कब से टकटकी लगाए उस पर निगाहें टिकाए बैठे थे। एक दो मगर तालाब से निकलकर किनारे पर जा बैठे, परंतु बाकी के अभी भी उत्साहित थे। रह रहकर वे पानी से मोना चौधरी की तरफ उछलते, जो काफ़ी ऊंची लटक रही थी। यकीनन उन्हें उसके नीचे गिरने का इंतजार था और शायद उन्हें एहसास भी हो रहा था कि देर सवेर में वो नीचे अवश्य गिरेगी। मोना चौधरी को बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो समझ चुकी थी कि देर सवेर में उसे मौत ही मिलनी है। वह नीचे गिरेगी और मगरमच्छ उसे चीर फाड़ कर खा जाएंगे, क्योंकि अब हाथों की उंगलियों और हाथों में बेपनाह दर्द उठने लगा था। कलाइयों का ही नहीं, पूरे शरीर का ही बुरा हाल होने लगा था। अब ज़्यादा देर इस तरह हवा में नहीं लटका लटका रहा जा सकता था।
और उसे लटके करीब 1.5 दिन हो चुका था। मनी मन मोना चौधरी ने हिसाब लगाया कि अब वो 5-7 घंटों से ज़्यादा जंजीर थामे लटकी नहीं रह सकती। तब उसके हाथों और कलाइयों में इतनी शक्ति नहीं बचेगी कि वह जंजीर थामे रहे। मोना चौधरी ने पुनः नीचे देखा कि क्या जंजीर छोड़ने के बाद वो बच पाएगी। तालाब में मौजूद मगरमच्छों का रौद्र रूप देखते ही समझ गई कि उनसे नहीं बच सकती। इन्हीं सोचों विचारों में 2 घंटे बीत गए कि एकाएक उसे कमर में फंसे खंजर का ध्यान आया। इसके साथ ही उसकी आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। मोना चौधरी ने दोनों टांगों को जंजीर के गिर्द लपेटा, फिर बाएं हाथ और हाथ की कलाई को सख्ती से जंजीर पर जकड़ा और फुर्ती के साथ दायां हाथ छोड़कर कमर में पैंट के साथ फंसा रख के खंजर की तरफ बढ़ा और खंजर निकालकर हाथ वापस आ गया जंजीर पर। खंजर हाथ में आते ही मोना चौधरी ने राहत महसूस की। उसे पूरा विश्वास था कि खंजर कोई चमत्कार दिखाएगा और जैसे भी हो उसे बचा ले जाएगा। ए खंजर! खंजर को मूठ से थामे मोना चौधरी बुदबुदा उठी, मुझे इस मुसीबत से बचा। पल बीता, 2 पल बीते, आधा मिनट बीत गया, परंतु कुछ नहीं हुआ। मोना चौधरी खंजर की मूठ थामे पुनः बुदबुदाई, खंजर, मुझे इस मुसीबत से बचा, इन मगरमच्छों से मुझे बचा। इस बार भी वही हुआ जो पहले हुआ था। खंजर से कोई चमत्कार नहीं हुआ, ऐसा कोई करिश्मा नहीं हुआ कि जो मोना चौधरी को बचा पाता। वह नहीं समझ पाई कि खंजर ने हर कदम पर सहायता की, परंतु यहाँ उसकी सहायता क्यों नहीं कर रहा। किसी तरह मोना चौधरी ने खंजर को वापस पैंट में कमर पर फंसाया। तभी मोना चौधरी का हाथ फिसला, वो तेजी से नीचे की तरफ गिरी। मोना चौधरी की आंखों के सामने मौत नाची। उसके हाथ पुनः जंजीर पर जा टिके। कसकर जंजीर को थाम लिया, हाथों कलाइयों में दर्द की तीव्र लहर उठी, परंतु जंजीर को उसने नहीं छोड़ा। पसीने से भरे हाथ जंजीर से फिसल गए थे। हाथ इस हद तक बुरे हाल में थे कि उसे जंजीर के छूटने का भी एहसास नहीं हो पाया था। बाल बाल बची थी वो। गहरी गहरी सांसें लेती मोना चौधरी खुद पर काबू पाने की चेष्टा कर रही थी। गर्दन घुमाकर नीचे देखा, पहले वो काफ़ी ऊपर थी, लेकिन अब वो मगरमच्छों के करीब पहुंच गई थी। पानी में मौजूद मगरमच्छों में तीव्र हलचल पैदा हो चुकी थी, शिकार को करीब आया पाकर। परंतु वो इतनी करीब नहीं थी कि वे उस तक पहुंच पाते। अलबत्ता अब वो शिकार के लिए तैयार हो गए थे। मोना चौधरी जानती थी कि अब वो ज़रा भी फिसल कर नीचे हुई तो मगरमच्छों के मुंह में जाने से वो खुद को नहीं रोक पाएगी। मौत को बेहद करीब महसूस करने लगी थी वह। ठीक तभी उसकी निगाह 15 फीट दूर दीवार पर पड़ी तो चिहुक उठी। जहाँ पहले कुछ भी नहीं था वहाँ एकाएक दरवाज़ा नजर आने लगा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, उसके देखते ही देखते दरवाज़ा खुला और दरवाजे पर खड़ा देवराज चौहान नजर आया। दोनों कई पलों तक अविश्वास भरी निगाहों से एक दूसरे को देखते रहे। देवराज चौहान ने खुद को संभाला। मोना चौधरी जिस हालत में उसके सामने मौजूद थी वह वास्तव में हैरान कर देने वाली बात थी। 2 पल में ही उसने महसूस किया कि वो भारी खतरे में। मोना चौधरी के चेहरे के भाव स्पष्ट बता रहे थे कि वो अब इस स्थिति में ज़्यादा देर नहीं रह सकती। देवराज चौहान के होठों पर मध्यम सी मुस्कान उभरी। हेलो, देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला। मुझे नहीं मालूम था कि जिस ताज को हमने हासिल करना है वो इस मगरमच्छ के पेट में है जहाँ तुम जाने वाली हो। तुम भी आ जाओ, ले लो ताज। मोना चौधरी का थका स्वर उसके कानों में पड़ा। मेहरबानी, देवराज चौहान ने कहा। मगरमच्छ के पेट में हाथ डालकर ताज निकालने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ऐसा हिम्मती काम तुम्हें मुबारक हो। म्याऊं। देवराज चौहान के पाँव के पास खड़ी बिल्ली ने जैसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मोना चौधरी की निगाह बिल्ली की तरफ गई। काली बिल्ली की चमकदार आंखों ने मोना चौधरी की आंखें टकराई। बिल्ली ने पूंछ हिलाई, उसके दोनों कान हिले जैसे खुश हो रही हो। काली बिल्ली की आंखों से आंखें टकराते ही मोना चौधरी के मस्तिष्क में बिजली की तीव्र लहरें उठी। लगा जैसे मस्तिष्क में तूफान उठ खड़ा हुआ हो। चीखो पुकार उसके कानों में पड़ी, फिर एकाएक सब कुछ सामान्य हो गया। मोना चौधरी को समझ नहीं आया कि अभी 2 पल पूर्व उसे क्या हुआ था। वो कैसी चीखो पुकार थी जो उसके कानों में पड़ी थी और फिर गुम हो गई। मोना चौधरी ने इन सब विचारों को मस्तिष्क से निकाला, फिर सिर नीचे करके मगरमच्छों को देखा। उसके बाद उसकी नज़र देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूं, देवराज चौहान ने कहा। मेरे चाहने या ना चाहने की कोई बात नहीं है। मुझे यहाँ से निकालने में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो बेशक मुझे निकाल सकते हो, लेकिन याद रखना ताज मैं ही हासिल करके रहूँगी। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। मैं ताज की बात नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें इंसानियत के नाते बचाने को कह रहा हूँ। तुम्हारा मारा जाना मुझे इसलिए रास नहीं आएगा कि उस हालत में मेरे लिए ताज बेकार हो जाएगा। जब तक कोई एक ताज हासिल नहीं कर लेता तब तक जीतने के लिए दोनों का जिंदा रहना ज़रूरी है। मोना चौधरी की निगाह देवराज चौहान पर टिकी रही। नीचे बैठी बिल्ली चमकती निगाहों से मोना चौधरी को देखे जा रही थी। फिर उसने सिर उठाकर पास खड़े देवराज चौहान को देखा। म्याऊं। जैसे काली बिल्ली देवराज चौहान से कह रही हो कि वो मोना चौधरी को बचाए। देवराज चौहान ने जेब से बेला का दिया लकड़ी का टुकड़ा निकाला और खुली हथेली पर रखा। मोना चौधरी को बचाना है,
देवराज चौहान बुदबुदाया। अगले ही पल हथेली में रखा लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उछला और कमरे के बीच में जा गिरा। दूसरे ही पल वहां काफी लंबा मोटा सा रस्सा पड़ा नजर आने लगा। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। वो आगे बढ़ा और रस्सा उठाकर वापस दरवाजे पर पहुंचा। उसके हाथों में रस्सा देखकर मोना चौधरी की आंखों में आशा भरी चमक उभरी। देवराज चौहान ने उस लंबे रस्से का एक कोना बाएं हाथ में रखा और दूसरे हाथ से रस्से का दूसरा कोना पकड़कर मोना चौधरी की तरफ उछाला। तब तक मोना चौधरी एक हाथ से जंजीर थाम चुकी थी और दूसरा हाथ खाली करके रस्सा थामने के लिए तैयार कर लिया था, परंतु रस्सा मोना चौधरी तक नहीं पहुंचा। देवराज चौहान ने वापस रस्सा खींचा। दोनों के बीच 15 मिनट का फासला था, 15 फीट का फासला था, परंतु रस्सा फेंकने में देवराज चौहान इस बात की सावधानी बरत रहा था कि कहीं वह झटका लगने से नीचे तालाब में मगरमच्छों में ना जा गिरे। दूसरी बार देवराज चौहान ने और भी वेग के साथ रस्सा फेंका, जिसका सिरा मोना चौधरी के हाथ में अटक गया था। मोना चौधरी ने रस्से को सख्ती के साथ पकड़ा। अभी रुको, देवराज चौहान बोला। जब मैं आवाज़ दूं तब रस्से का इस्तेमाल करना। कहने के साथ ही देवराज चौहान वापस कमरे में पहुंचा और रस्से को बांह पर लपेट कर मजबूती से थाम लिया। कमरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि जिससे रस्से का सिरा बांध सकता। काली बिल्ली की चमक भरी निगाह देवराज चौहान पर टिकी थी। आ जाओ मोना चौधरी, देवराज चौहान ऊंचे स्वर में बोला। आवाज़ सुनते ही मोना चौधरी ने दूसरा हाथ भी जंजीर से हटाया और रस्से पर जमा दिया। होंठ सख्ती से भिज गए। नीचे तालाब में मौजूद व्याकुल हो रहे मगरमच्छों पर निगाह मारी। उसकी दोनों टांगें जंजीर के गिर्द लिपटी थीं और दोनों हाथ रस्से पर। इस तरह वो हवा में लटकी थी। तभी उसने टांगों में लिपटी जंजीर छोड़ दी। उसका शरीर रस्से पर झूलता तेजी से दीवार से टकराया। ऐसा करते ही वो काफ़ी नीचे मगरमच्छों की जद में आ गई थी। मगरमच्छ तेजी से उसकी तरफ लपके, परंतु मोना चौधरी पहले ही जानती थी कि ऐसा होगा। उसने खुद को पहले ही तैयार कर रखा था। दीवार से टकराते ही उसने दोनों पांव दीवार से टकराए और रस्सा थामे इस तरह ऊपर चढ़ती चली गई जैसे वो दीवार पर चल रही हो। ऊपर पहुंचकर वो मगरमच्छों की जद से दूर आ गई थी। यह महसूस करके मोना चौधरी ने गहरी सांस ली, फिर ऊपर देखा। दरवाज़ा सिर्फ 5-7 फीट की दूरी पर था। वो जल्दी से ऊपर चढ़ी और फिर रस्सा छोड़कर दरवाजे की चौखट थाम ली, परंतु हाथों में मौजूद छालों, जख्म और अकड़न के कारण चौखट पर पकड़ मजबूत ना रह सकी। देवराज चौहान ने इस बात को तुरंत महसूस किया और रस्सा छोड़कर बांस की तरह झपटा और नीचे फिसल रही मोना चौधरी की कलाई थाम ली। नीचे गिरने को हो रहा मोना चौधरी का शरीर थम गया। दांत पीछे मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया। शायद तुम भूखे मगरमच्छों का पेट भरना चाहती हो, देवराज चौहान ने कहा और उसे ऊपर खींचने लगा। मिनट भर में ही मोना चौधरी कमरे के बीच फर्श पर बुरे हाल में पड़ी उल्टे पुल्टे ढंग से सांसें ले रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसमें जान ही न बची हो। देवराज चौहान ने कमरे में बिखरे पड़े रस्से को देखा और हथेली फैलाकर आगे कर दी। रस्सा फौरन गायब हो गया और हथेली में पुनः लकड़ी का टुकड़ा आ गया। उसके बाद उसने मोना चौधरी पर निगाह मारी। उसकी हालत वास्तव में बुरी हो रही थी। तब तक काली बिल्ली भी पास आ पहुंची थी और पंजा मार मारकर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की चेष्टा करने लगी, परंतु मोना चौधरी की बिगड़ी हालत ने उसे इस बात की इजाज़त नहीं दी कि वो बिल्ली पर ध्यान दे पाती। देवराज चौहान ने झुककर मोना चौधरी के दोनों हाथ और साथ लगती कलाइयों को देखा तो जो जंजीर से टकरा कर बुरे हाल हो गए थे। छाले पड़े हाथों से खून निकल रहा था। देर तक लटके रहने से शरीर सुन्न पड़ गया था। अब उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि करवट ले सके। आंखें बंद किए वो पस थाल में पड़ी थी। कब से तुम जंजीर के सहारे लटकी हुई थी, देवराज चौहान ने पूछा, जबकि उसकी हालत देखकर वो इतना तो अनुमान लगा ही चुका था कि वो देर से लटकी हुई थी। देवराज चौहान की आवाज़ पर मोना चौधरी की बंद पलकें हिली, थोड़ी सी खुली और देवराज चौहान को देखा। उसके बाद क्षीण स्वर में बोली, वक्त का हिसाब नहीं, शायद 2 दिन होने वाले थे जंजीर पर लटके। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? मुझ में हिम्मत नहीं बची। कहने के साथ ही उसने आंखें बंद कर ली। देवराज चौहान सोच भरी निगाहों से उसे देखता रहा। फिर फर्श पर पड़ी मोना चौधरी को दोनों हाथों से उठाया और बिछी चारपाई पर ले जा लिटाया। काली बिल्ली आगे बढ़ी और उछलकर मोना चौधरी के सिर के पास चारपाई पर जा बैठी। देवराज चौहान ने एक बार फिर उसके घायल हाथों और कलाइयों को देखा, जो इस वक्त किसी काम करने के काबिल नहीं रही थी। फिर देवराज चौहान मुट्ठी में दबा रखी लकड़ी को देखकर बुदबुदाया, मोना चौधरी के लिए दवा का प्रबंध करो। शब्द पूरे ही हुए थे कि सामने फर्श पर पड़ा थाल नजर आने लगा, जिसमें चीनी मिट्टी जैसी किसी चीज़ के 2 प्याले रखे हुए थे। देवराज चौहान ने लकड़ी का टुकड़ा जेब में डाला और आगे बढ़कर थाल को उठाया तो प्यालों के बाहर लिखी लिखावट को पढ़ा। एक पर लिखा था, इस प्याले की दवा जख्मों पर लगा दो। दूसरे पर लिखा था, इस प्याले की दवा पिला दो। देवराज चौहान थाल लेकर मोना चौधरी के पास चारपाई पर आ बैठा
और प्याले की दवा उंगलियों से निकालकर उसके जख्मी हाथों पर लगाने लगा। वह दवा हरे रंग का गाढ़ा सा पदार्थ था। दोनों हाथों और दोनों कलाइयों पर दवा लगाकर वो प्याला खाली किया। फिर दूसरा प्याला उठाकर कंधा पकड़कर मोना चौधरी को हिलाया। मोना चौधरी। मोना चौधरी के होंठ हिले परंतु आंखें बंद रहीं। मोना चौधरी, दवा पी लो। होंठ हिले, फिर थोड़ी सी पलकें खुली। मुझ में हिम्मत नहीं है, कहकर उसने पुनः आंखें बंद कर ली। आवाज़ भी टूट रही थी। देवराज चांद ने एक हाथ से सहारा देकर उसे थोड़ा सा ऊपर किया। दवा पियो, कहने के साथ ही दवा का प्याला उसने मोना चौधरी के होठों से लगा दिया। किसी तरह मोना चौधरी ने दवा का प्याला खाली किया। देवराज चांद ने उसे पुनः लिटा दिया और खाली प्याला उसी थाल में रख दिया। निगाह मोना चौधरी पर गई। वो महसूस करने लगा कि मोना चौधरी पर नींद हावी होती जा रही है। ऐसी हालत में नींद ले लेना मोना चौधरी के लिए ठीक था। देवराज चांद चारपाई से उठ खड़ा हुआ है, लेकिन काली बिल्ली मोना चौधरी के सिर के पास ही बैठी रही। मगरमच्छों की तरफ का दरवाज़ा खुला हुआ था। देवराज चांद आगे बढ़ा और दरवाजे पर ठिठक कर सामने लटक रही जंजीर को देखा, फिर नीचे, जहाँ तालाब में अभी ढेर सारे मगरमच्छ नजर आ रहे थे। कुछ की निगाह दरवाजे की तरफ भी थी। देवराज चांद पीछे हटा और उस दरवाजे को बंद करके मोना चौधरी पर निगाह मारी। वो गहरी नींद में डूब चुकी थी। उसके शरीर पर मौजूद जीन की कमीज अस्त व्यस्त सी हुई पड़ी थी। बटन खुला हुआ था, वहां से उसकी छाती स्पष्ट नजर आ रही थी। देवराज चांद मोना चौधरी के पास पहुंचा और उसकी कमीज ठीक की, बटन बंद किया, फिर पलट कर कुर्सी पर आ बैठा, जो खाने की टेबल के पास पड़ी थी। देवराज चांद ने जेब से पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाई। चेहरे पर गंभीरता और सोच के भाव थे। फकीर बाबा की बातें याद आ रही थी और याद आने लगे थे अपने परिवार वाले, जो 150 बरस से तिलिस्म में कैद हुए पड़े थे और उन्हें उसके आने का इंतज़ार था कि देवा आकर उन्हें आज़ाद करवाएगा इस कैद से। और फकीर बाबा का कहना था कि वो तिलिस्म उसके और मोना चौधरी के नाम से बंधा है। जब तक वे दोनों मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक उसके परिवार वाले कैद से आज़ाद नहीं हो सकते। उस कैद वाले तिलिस्म को वह और मोना चौधरी मिलकर तोड़ सकते हैं और इसके लिए उसे मोना चौधरी से दोस्ती करनी पड़ेगी। देवराज चांद की निगाह चारपाई पर नींद में डूबी मोना चौधरी पर गई। उसके दिमाग में सोचें तेजी से दौड़ रही थी। अपने परिवार वालों को आज़ाद करवाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करेगा। किसी भी हाल में उनके विश्वास को नहीं तोड़ सकता था। उन्हें देवा पर विश्वास था और कभी तो वो देवा ही था, कभी तो वो परिवार उसका था। इन सोचों के साथ ही देवराज चौहान की अब ताज में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं रही थी। उसकी निगाहों में पहला अहम काम अपने परिवार वालों को आज़ाद करवाना था और उसके लिए वो हर हाल में मोना चौधरी से दोस्ती करेगा। देवराज चौहान जब कुर्सी पर बैठा बैठा थक गया तो नीचे फर्श पर दीवार के पास बैठने के लिए कुर्सी से उठा। मोना चौधरी बेसुध सी गहरी नींद में थी और काली बिल्ली उसके सिर के पास चारपाई पर इस तरह बैठी थी जैसे माँ छोटे से बच्चे को देखभाल के लिए बेचैनी से बैठी हो। देवराज चौहान के कानों में बेला की फुसफुसाहट पड़ी। देवराज चौहान के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसने आसपास देखा। मैं तुम्हारे सिर पर सवार हूँ, तुम मुझे नहीं देख सकते। बेला की फुसफुसाहट पुनः कानों में पड़ी। ओह! देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकली। बेला को तो जैसे वो भूल ही गया था। अब तो मैं तुम्हें देवा कह सकती हूँ। देवा? क्यों, क्या तुम देवा नहीं हो? बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। देवराज चौहान 2 पल के लिए चुप कर गया, फिर बोला, ठीक है, तुम देवा कह सकती हो मुझे। अपने परिवार वाले से मिले? हाँ। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता आई। उनसे मिलकर अच्छा लगा ना? बेला की फुसफुसाहट में हंसी शामिल हो गई। हाँ। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। तो उनको कैसे आज़ाद नहीं करवाओगे? तुम ये सब बातें कैसे जानती हो? बेकार का सवाल है। इतना याद रखो कि मैं सब कुछ जानती हूँ। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। तुम ये भी जानती होगी कि मैं अपने परिवार वालों को तिलिस्मी कैसे कैसे छुटकारा दिला सकता हूँ? हाँ देवा, मैं सब कुछ जानती हूँ। तो बताओ मैं क्या करूँ? सबसे पहले मिन्नों से दोस्ती करो। तुम दोनों के बीच जो दुश्मनी है वो ख़त्म कर दो। उसके बाद बता दूंगी कि क्या करना है। तुम्हारे परिवार बस्ती को कैद करने वाले तिलिस्म तुम्हारे मिन्नों के नाम से बांधा गया है। उसे तुम दोनों ही मिलकर तोड़ सकते हो। एक हो जाओ तो सारे काम संवर जाएंगे। तब भी तिलिस्म तोड़ना आसान नहीं होगा। दालू बाबा तुम लोगों को ये सब नहीं करने देगा। फिर क्या होगा? ये बात की बात है देवा। वो तिलिस्म टूटे जिसमें मेरे घर वाले बस्ती वाले कैद हैं, इसमें तुम्हारी क्या दिलचस्पी है? देवराज चौहान ने पूछा। दिलचस्पी है, तभी तो कह रही हूँ। इस तिलिस्म को तुम दोनों मिलकर तोड़ो। बेला की आवाज़ में गंभीरता आ गई। एक बात का जवाब दोगी? कैसी बात? यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, जो हुआ था कभी, मुझे मालूम नहीं हो पा रहा। रोशनी में खड़ा होकर भी मैं अंधेरे को देख रहा हूँ। तुम मुझे बताओगे कि यहाँ 150 बरस पहले क्या हुआ था?
ये बात मैं नहीं बता सकती। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ रही थी। तो कौन बताएगा? देवराज चौहान के चेहरे पर उखड़ेपन के भाव आए। वही बताएगा जो तुम लोगों को इस नगरी में लाया है, या फिर आने वाला वक्त तुम्हारे सवाल का जवाब बनेगा। देवराज चौहान के माथे पर बल नजर आने लगे। तुम फकीर बाबा को जानती हो? मैं किसी फकीर बाबा को नहीं जानती। मैं सिर्फ उसे जानती हूँ जो तुम लोगों को यहाँ लाया है। कौन है वह? क्या नाम है उसका? पेशीराम। पेशीराम? देवराज चौहान के होठों से निकला। कौन है ये पेशीराम? ये अभी इससे ज़्यादा नहीं बता सकती। तुम अपने बारे में नहीं बताती? अब इस पेशीराम के बारे में नहीं बता रही जिसे हम फ़कीर बाबा। मैं अपने बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ देवा। बेला की आवाज़ में मुस्कुराहट का भाव था। क्या? मैं मिन्नो की बहन हूँ। मिन्नो की बहन? देवराज चौहान के होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। हाँ, जिस तरह वो तुम्हारे परिवार वाले हैं उसी तरह 150 बरस पहले मिन्नो मेरी बहन थी। मेरे से 1 साल बड़ी थी। बेला की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। ओह, समझा। लेकिन तुम अब क्या चाहती हो? जो मेरी सहायता? मैं सब कुछ ठीक कर देना चाहती हूँ। मैं क्या सब ठीक? ये तिलिस्म नहीं, जहर भरा जंगल है। इसकी वजह से बहुत कुछ 150 बरसों से तबाह हुआ पड़ा है। और ये तिलिस्म मिन्नो की देन है। ये इसके गुस्से का नतीजा है जिसे अब ये भी भुगत रही है, और हम भी। सब समझते जाओगे धीरे धीरे। एकाएक बेला की आवाज़ में मुस्कान के भाव आ गए। एक बात और बताऊं अपने बारे में? हाँ, मेरा ब्याह तेरे साथ होने जा रहा था देवा। बेला की फुसफुसाहट में चंचलता आ गई थी। देवराज चौहान की आंखों के सामने वो दृश्य नाच उठा जो लॉकेट डालते ही मस्तिष्क में से गुजरा था कि उसकी शादी पक्की होने जा रही थी। घर वाले सब खुश हैं। तुम्हारे साथ? हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी बनने जा रही थी। देवराज चौहान के होठों से निकला। थी? तो फिर बनी क्यों नहीं? इसके जवाब में इसे इतना ही कह सकती हूँ कि तब एक तूफान आया और सब कुछ तहस नहस कर गया। जब तूफान थमा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी थी। बेला की फुसफुसाहट में दुख था। स्पष्ट नहीं बताओगी कि क्या हुआ था? अभी नहीं। खैर, अब वो सुनो जिसके लिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। क्या? जिस रास्ते को तुम तय कर आए हो उस पर वापस नहीं जा सकते। ये इस तिलिस्म का नियम है। आगे बढ़ने के लिए तुम लोगों के पास जगह बची नहीं। ये रास्ता मगरमच्छों के तालाब तक पहुंचकर समाप्त हो जाता है। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का रास्ता बताने आई हूँ। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। किस तरफ है रास्ता? ठीक सामने वाली दीवार को देखो। वहाँ पर एक छोटा सा कील लगा हुआ है। उस कील को दीवार से बाहर खींच लो तो यहाँ से निकलने का रास्ता बन जाएगा। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। अब मैं चलती हूँ, और बहुत जल्द तुमसे और मिन्नो से मिलूंगी। साथ में बापू भी होंगे। बापू? देवराज चौहान के होठों से निकला, परंतु बेला का स्वर कानों में नहीं पड़ा। देवराज चौहान ने मनी मन बेला को पुकारा। बेला? कोई जवाब न मिलने पर देवराज चौहान समझ गया कि बेला जा चुकी है। देवराज चौहान आगे बढ़ा और दीवार के साथ ही फर्श पर नीचे बैठ गया। बेला की बातें उसे और उलझा गई थी। पूर्व जन्म में वो मोना चौधरी की बहन थी और उससे उसकी शादी होने वाली थी। देवराज चौहान के दिलो दिमाग में दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। वो उत्सुक था अपने पूर्व जन्म के हालातों को जानने के लिए। मोना चौधरी की जब आँख खुली तो उसने खुद को तरोताज़ा महसूस किया। वो फौरन उठ बैठी। अपने हाथों को देखा तो वहाँ दवा को लगे पाया, परंतु हाथों का दर्द और जख्मों को गायब पाया। शरीर में कहीं भी थकान का नामो निशान नहीं था। उसे याद आया कि जब वो बुरे हाल बेहोशी में जा रही थी तो हाथों पर तब देवराज चौहान ने दवा भी लगाई थी और उसे सहारा देकर दवा पिलाई भी थी। मोना चौधरी समझ नहीं पाई कि यहाँ पर एकाएक दवा का इंतजाम कैसे हो गया। तभी उसकी निगाह देवराज चौहान पर पड़ी जो फर्श पर बैठा दीवार से टेक लगाए नींद में था। कई पलों तक वो देवराज चौहान को देखती रही। तभी तकिए पर बैठी काली बिल्ली बोली। मोना चौधरी ने उसे देखा। दोनों की चमकपूर्ण आंखें टकराईं। उसी पल मोना चौधरी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। दिमाग में तीव्रता से लहरें दौड़ी और आंखों के सामने मुद्रानाथ का चेहरा नजर आया, जो कि सफ़ेद कपड़े पहने था, सिर पर कलंगी वाली पगड़ी थी और सफ़ेद घोड़े पर सवार भागा भागा आया और विशाल से मकान में प्रवेश कर गया, जहाँ वह चूल्हे के सामने बैठी खाना बनाने में व्यस्त थी। घोड़े को प्रवेश करते देख वो मुस्कुरा पड़ी और मुद्रानाथ को बापू कहकर पुकारा। तभी भीतर से एक और युवती यानी बेला निकली और बापू कहती हुई पास पहुंचकर घोड़े की लगाम पकड़ ली। मुद्रानाथ नीचे उतरा तो वो युवती घोड़े की लगाम पकड़े सामने नजर आ रहा अस्तबल की तरफ बढ़ गई, जहाँ बंधे हुए उसे और भी 3 घोड़े नजर आए। तब तक मुद्रानाथ आंगन में बिछी चारपाई पर बैठ चुका था। तभी भीतर से 50 बरस की औरत निकली जिसने सिर पर पल्लू ले रखा था और साड़ी बांध रखी थी। वो जल्दी से मुद्रानाथ की तरफ बढ़ गई। उसके साथ काली बिल्ली भी थी जो कि चूल्हे के पास खाना बनाती उसके पास आ बैठी थी। म्याऊं। बिल्ली का पुनः बोलना मोना चौधरी को वर्तमान में ले आया। मस्तिष्क में अभी भी हलचल सी थी। क्या देखा था उसने? सपना नहीं हो सकता, वो तो होशो हवास में बैठी है। तो फिर ये सब क्या था?
जो उसकी आंखों के सामने मस्तिष्क में आया था? मुद्रानाथ। उसे मुद्रानाथ नजर आया था जिसने जंगल में उसे तिलिस्मी खंजर दिया था। वो उस घर में घोड़े पर आया, वो चूल्हे के आगे बैठी खाना बना रही थी। वो युवती कौन थी जो घोड़े की लगाम पकड़कर अस्तबल की तरफ बढ़ गई थी, और वो औरत जो मकान के भीतर से निकलकर मुद्रानाथ की तरफ बढ़ी थी? मोना चौधरी को अपना सिर घूमता सा महसूस हुआ। अगले ही पल उसने फौरन बिल्ली को देखा। बिल्ली से नजरें मिलते ही उसे ये सब नजर आने लगा था, परंतु इस बार बिल्ली से आंखें मिलने पर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। बिल्ली की चमकदार आंखें मोना चौधरी पर थीं। रह रहकर वो पूंछ हिलाने लगी तो कभी उसके कान हिलने लगते, जैसे वो मोना चौधरी के साथ अपनापन जताने की चेष्टा कर रही हो। मोना चौधरी की निगाहें देवराज चौहान पर गई। बिल्ली की आवाज़ पर उसकी आंखें खुल चुकी थी। वो भी मोना चौधरी को ही देख रहा था। मोना चौधरी को अपनी तरफ देखते पाकर वो मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो? देवराज चौहान ने पूछा। यूं ही। मोना चौधरी ने काली बिल्ली पर निगाह मारी। इस बिल्ली से मेरी आंखें टकराईं तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं कहीं और पहुंच गई हूँ। कुछ नए चेहरे मुझे नजर आए। 2 पल के लिए देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी, फिर सामान्य भाव में सिर हिलाया। जहाँ तुम्हें अपने पहुंचने का एहसास हुआ वहाँ तुमने क्या देखा? मोना चौधरी ने बताया। वो सब तुम्हारे पूर्व जन्म के दृश्य थे, और वे लोग तुम्हारे अपने ही थे, देवराज चौहान ने कहा। क्या मतलब? ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, और उसके बाद मैं अपने पूर्व जन्म के परिवार के सदस्यों के बीच जा पहुंचा। उनसे मिला, बातें की, खाना खाया। वो सब मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा। लेकिन मैं उन्हें नींद में छोड़कर आगे बढ़ाया। पूर्व जन्म? मैं समझी नहीं, तुम क्या बात कर रहे हो? तुम कैसे समझोगी? देवराज चौहान अनमने मन से बोला। मैं सब देख समझ कर भी नहीं समझ सका। तुम अपनी हालत बताओ। हाथों का जख्म कैसा है? मोना चौधरी की निगाह हाथों पर गई। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे जख्म था ही नहीं। मोना चौधरी के होठों से निकला। शरीर की सारी थकान उतर चुकी है। मैं खुद को फ्रेश महसूस कर रही हूँ। आओ, तुम्हारे हाथों की दवा साफ करूँ। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने टेबल पर मौजूद पानी का जग उठाया। मोना चौधरी पास आई तो पानी से उसके हाथ धुलाए। हाथों पर लगी सारी दवा उतर गई। कहीं भी अब जख्म नहीं था। अलबत्ता जख्म ठीक होने के कुछ निशान अवश्य नजर आए। वास्तव में दवा बहुत कमाल की थी। देवराज चौहान बरबस ही मुस्कुरा पड़ा। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। किसने दी तुम्हें दवा? तुम्हारी बहन ने, जो तुमसे 1 साल छोटी है उम्र में। मेरी बहन? मोना चौधरी के होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। हाँ, बेला नाम है उसका। पूर्व जन्म में वो तुम्हारी बहन थी। कहाँ है वह? मोना चौधरी अभी तक हक्की बक्की थी। मैं नहीं जानता। तुम्हें कहाँ मिली? तिलिस्मी नगरी में प्रवेश करने से पहले वो यहाँ भी आई थी। तब तुम नींद में थी। जाने से पहले वो कह गई है कि वो जल्दी फिर मिलेगी, तब तुम्हारे बापू भी उसके साथ होंगे। देवराज चौहान ने कहा। तुम पागलों वाली बातें कर रहे हो, मोना चौधरी के होठों से निकला। मैं मान लेता तुम्हारी बात को, अगर मैं पूर्व जन्म के परिवार वालों से न मिला होता। या तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया देवराज चौहान, या फिर मेरा। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बहुत दूर है। हो सकता है तिलिस्मी नगरी के हादसों ने तुम्हारे दिमाग को बहका दिया हो। देवराज चौहान मुस्कुराया। क्या हुआ? मोना चौधरी ने उसे घूरा। कुछ नहीं। जब वक्त आएगा तो मेरी बातें खुद ही तुम्हारी समझ में आ जाएंगी। मोना चौधरी देवराज चौहान को देखती रही। खाना खाओगी? देवराज चौहान ने पूछा। मोना चौधरी ने सहमति में सिर हिला दिया। चेहरों पर उलझनों का जाल बिछा था। देवराज चौहान ने जेब से लकड़ी का टुकड़ा निकाला और खाने के लिए कहा। दूसरे ही पल टेबल पर पहले वाले खाने का सामान गायब हो गया और नया खाना नजर आने लगा। देवराज चौहान ने लकड़ी का टुकड़ा जेब में रख लिया। ये क्या है? मोना चौधरी ने पूछा। तुम्हारी बहन ने दिया था। कहने के साथ ही देवराज चौहान मुस्कुराया। मोना चौधरी ने कुछ नहीं पूछा। दिलो दिमाग को सोचों और परेशानियों ने घेर रखा था। खाने से फारिग होने के बाद दोनों ने एक दूसरे को देखा। यहाँ से चला जाए? देवराज चौहान ने पूछा। कहाँ? मैं नहीं जानता। जहाँ रास्ता मिलेगा वहीं पर ही आगे बढ़ना होगा, देवराज चौहान बोला। मोना चौधरी की निगाह कई पलों तक देवराज चौहान पर टिकी रही। कुछ कहना चाहती हो? पूछना चाहती हो? देवराज चौहान बोला। कहना चाहती हूँ। मोना चौधरी का सर गंभीर था। कहो। क्या? तुम और मैं यहाँ ताज लेने आए हैं। मोना चौधरी का सर सोच से भरा था। लेकिन तिलिस्मी जाल की वजह से आगे बढ़ने में बहुत रुकावटें आ रही हैं। अगर हम ताज की तरफ एक साथ बढ़ें तो शायद ठीक रहे। ताज हाथ में आने पर फैसला कर लेंगे कि उसे कौन लेगा। देवराज चौहान के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। इस बात को किसी तरह की मेरी कमज़ोरी मत समझना। मैंने तो तुम्हारे सामने राय रखी है। अगर पसंद ना आए तो ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि तुम मेरी सोचों से इत्तेफाक रखो। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। मोना चौधरी भी मुस्कुरा पड़ी। 1 से 2 भले। जब ताज हाथ में आएगा तो फैसला कर लेंगे कि कौन लेगा ताज, देवराज चौहान ने कहा। मंजूर है। मोना चौधरी ने सहमति से सिर हिलाया।
देवराज चौहान आगे बढ़ा और बेला के बताए अनुसार सामने की दीवार में लगा कील निकालने लगा। ये क्या कर रहे हो? यहाँ से निकलने का रास्ता बना रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि कील निकालने से रास्ता बन जाएगा? मोना चौधरी ने उलझन भरे स्वर में पूछा। तुम्हारी बहन ने बताया था। मोना चौधरी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि फिर होठ सिकोड़ कर रह गई। 2-3 मिनट की कोशिश के बाद दीवार में सख्ती से धंसी कील बाहर निकल आई, परंतु कील के बाहर निकलने पर कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। सब कुछ वैसा का वैसा ही रहा। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ घूमने लगी। कहाँ है रास्ता? वही तो मैं देख रहा हूँ। कहते हुए देवराज चौहान ने हाथ में पकड़ी कील एक तरफ उछाल दी। वो जानता था कि बेला गलत नहीं कह सकती, तो फिर कील निकालने पर रास्ता क्यों नहीं? कोई रास्ता नहीं बना, मोना चौधरी बोली। वो सामने खुला दरवाज़ा नजर आ रहा है, वहीं चलते। देवराज चौहान ने उधर देखा। वहाँ से तो मैं आया हूँ। तो तिलिस्म के रास्ते को पार करने के बाद पलटकर उस पर वापस नहीं जाया जा सकता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। इस तिलिस्म का ये भी एक सिस्टम है। मोना चौधरी आगे बढ़ी और दरवाजे पर जा पहुंची। पलटकर देवराज चौहान को देखा। मेरे सामने तो कोई दिक्कत नहीं आई, मोना चौधरी बोली, लेकिन मेरे सामने आएगी। कहने के साथ ही देवराज चौहान आगे बढ़ा, दरवाजे पर पहुंचा, चौखट पार करने लगा तो जैसे एकाएक अदृश्य दीवार सामने आ गई। क्या हुआ? उसे रुकते पाकर मोना चौधरी बोली। देवराज चौहान मुस्कुराया। दोनों आमने सामने थे, परंतु वो अदृश्य दीवार किसी को भी नजर नहीं आ रही थी। देवराज चौहान को रुका पाकर मोना चौधरी उलझन में थी। मेरे सामने दीवार जैसी कोई चीज़ आ गई है जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही, और वो दीवार ना तो तुम्हें नजर आ रही और ना ही मुझे, देवराज चौहान ने कहा। यह कैसे हो सकता है? कहने के साथ ही मोना चौधरी ने हाथ आगे बढ़ाया और देवराज चौहान की बाह पकड़कर खींची, परंतु देवराज चौहान का शरीर जरा भी आगे नहीं हुआ। तुम इस रास्ते पर आगे जा सकती हो क्योंकि तुम दूसरे रास्ते से यहाँ पहुंची हो। मेरे लिए ये रास्ता बंद हो चुका है। मोना चौधरी ने देवराज की बाह छोड़ी तो देवराज चौहान पीछे हट गया। मोना चौधरी भी भीतर आ गई। दोनों के चेहरों पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। बेला गलत नहीं कह सकती, तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई है? देवराज चौहान होठे होठों में बड़बड़ाया और नजरें पुनः कमरे में दौड़ाने लगा। आंखें सिकुड़ चुकी थी। लगता है मेरी वो बहन तुम्हें धोखा दे गई, मोना चौधरी ने मजाक भरे स्वर में कहा। एक बार की तुम तो धोखा दे सकती हो, देवराज चौहान भी मजाक में बोला, लेकिन कम से कम तुम्हारी बहन से मैं ऐसी आशा नहीं रख सकता। वो धोखा देने वालों में से नहीं है। इतना विश्वास उस पर? मोना चौधरी हौले से हंस पड़ी। हाँ, वो विश्वास के काबिल है। कहने के साथ ही जाने क्या सोचकर देवराज चौहान उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, जिसे खोलते ही सामने नीचे मगरमच्छों का तालाब नजर आता था। करीब पहुंचकर दरवाजे के दोनों पल्लों को खोला तो चेहरा हैरानी से भर उठा। मोना चौधरी भी करीब आ पहुंची थी और दरवाजे के पार देखते ही उसके होठों से निकला, ये क्या? सामने हरे भरे पेड़ों के नीचे एक सीधा रास्ता जा रहा था। वो तालाब, वो मगरमच्छ, वो लटकती जंजीर, कहीं भी किसी भी चीज़ का किधर भी नामो निशान नहीं था। देवराज चौहान और मोना चौधरी की नज़रें मिली। वो तालाब कहाँ गया? मोना चौधरी के होठों से निकला। वो तिलिस्मी तालाब था, देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला, जिसका कोई वास्ता उस दीवार में धंसी कील से था, जिसे निकालते ही वो गायब हो गया और ये रास्ता नजर आने लगा। इसका मतलब तिलिस्म में फंसने के रास्ते हैं तो बचने के रास्ते भी हैं, मोना चौधरी बोली। ठीक कहा, लेकिन बचने के लिए इस बात की जानकारी होनी ज़रूरी है कि तिलिस्म में कब कहाँ किस चीज़ को छेड़ना है, देवराज चौहान बोला। यहाँ से चलते हैं। तभी पीछे मौजूद बिल्ली ने उछाल भरी और मोना चौधरी के कंधे पर आ बैठी। 2 पल के लिए मोना चौधरी हचकिचाई। उसे हटाने के लिए हाथ हटाया। इसे कंधे पर ही रहने दो, देवराज चौहान बोला। ये काली बिल्ली पूर्व जन्म में तुम्हारी साथी थी, और तुमने ही अभी बताया था कि उस औरत के साथ घर में से बिल्ली निकली और तुम्हारे पास जा बैठी। ये वही बिल्ली है, ये हमें फ़ायदा ही देगी, नुकसान नहीं। मोना चौधरी ने गंभीर भाव में सिर हिलाया, फिर दोनों आगे बढ़ गए। रह रहकर मोना चौधरी की गर्दन घूमती और कंधे पर मौजूद बिल्ली को देखने लगती। बिल्ली की चमकदार निगाह मोना चौधरी पर ही थी और रह रहकर अपनी पूंछ हिला रही थी, जिसका एहसास मोना चौधरी को बराबर हो रहा था। कभी वो बिल्ली उसे अपनी लगने लगती तो कभी पराई। जाने क्यों मोना चौधरी को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके दिलो दिमाग पर दस्तक देने की कोशिश कर रहा हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं ताज के दावेदार के 7वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।